हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। कहते हैं अगर मंजिल ठान ली तो फिर रास्ता कितना भी चुनौतियों से भरा हो मंजिल मिल ही जाती है। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में एक ऐसी शख्स जुड़ी है, रश्मि कुमारी जी, जिन्होंने 64th बीपीएससी में 84th रैंक हासिल की है एंड शी इज गोइंग टू बी एसडीएम। इन्होंने डीटीयू दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग की परीक्षा की है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, शी इज बेस्ड इन अ वेरी गुड फर्म। उसके बाद उन्होंने सोचा बीपीएससी की तैयारी करने के लिए एंड शी हैज कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। Congratulations, Rashmi. Thank you. Rashmi, it's very good to meet people who have been at position. उसके बाद they have thought of facing new challenges. In your case, आप बहुत ही अच्छे फर्म में ऑलरेडी प्लेस थी एंड देन यू थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी और आपने अपने जॉब के साथ साइमल्टेनियसली इसको प्रिपेयर किया। तो आप एक बार बहुत सारा बधाई के पात्र हैं। Thank you so much. रश्मि, मैंने आपके बारे में ब्रीफ अपने ऑडियंस को बता दिया है, आप कुछ बताना चाहेंगी? जी, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से, और मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की है, एफओ स्कूल दिल्ली से, और इंजीनियरिंग जैसा कि आपने बताया डीटू से की है, और उसके बाद से जॉब कर रही हूँ। और अभी मैं झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पे पोस्टेड हूँ उड़ीसा में करंटली। रश्मि, क्यों बीबीएससी के लिए सोचा? अब बहुत ही अच्छी, एवरीबडी थिंक्स फॉर गेटिंग अ वेरी स्टेबल जॉब। आप बहुत ही स्टेबल जॉब में हैं, इट्स अ वेरी गुड नेम। एक्चुअली मुझे शुरू से ही चैलेंजेस बहुत पसंद है, स्टेबल जॉब मुझे उतनी पसंद नहीं है, मतलब उसके अपने एडवांटेजेस हैं, बट मुझे शुरू से चैलेंजिंग जॉब्स ही पसंद है। और मैं बचपन से ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही जाना चाहती थी, और क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ तो मैं हमेशा बिहार के लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। और मेरे फादर एयरफोर्स में हैं, तो मुझे कभी बिहार रहने का उतना मौका नहीं मिला, बिकॉज उनका ट्रांसफर होता रहता था, तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ही ट्रांसफर होता रहता था, तो उसके वजह से हम कभी बिहार रह नहीं पाए। तो बट मेरा हमेशा से सपना था कि मैं बिहार रहूं, वहाँ के लोगों के लिए कुछ करूं, तो बीपीएससी मुझे बहुत अच्छा मौका देता है ये करने का। रश्मि, बहुत ही थॉटफुल हैं आप और आपके जो विचार से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आप ऑलरेडी मैरिड हैं, किस तरीके से जॉब प्रिपरेशन, अपनी मैरिड लाइफ, सब चीज को बैलेंस करते हुए इतनी अच्छी रैंक के साथ आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया? क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस तो बहुत रहते हैं। सबसे पहला चैलेंज रहता है आपका जॉब। मेरी जॉब 9 to 6 की थी, तो उसको मैनेज करना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद ड्यूरिंग प्रिपरेशन ओनली मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद आपको इन लॉज को भी देखना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है। बट थैंकफुली मेरे हस्बैंड एंड इन लॉज बहुत ही सपोर्टिव रहे, और उन्होंने पूरे प्रिपरेशन में मेरी हेल्प भी की। और क्योंकि मैं हमेशा से करना चाहती थी, तो इसलिए मुझे कभी एक्स्ट्रा पेन नहीं लगा कि मैं पेन ले रही हूँ प्रिपेयर करते हुए। बस एक मेरा सपना था जो मुझे पूरा करना था, तो मैं उसी डायरेक्शन में काम करती रही, rather than उसे वर्क समझ के। मतलब आई यूज्ड टू एंजॉय स्टडीज, तो मैं उसको कभी ऐसा लगा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है या मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। तो पूरा प्रोसेस काफी इंजॉयबल रहा। ये बहुत ही अच्छा थॉट है कि अगर आपका सपना है तो वो आपको कभी बर्डन नहीं लगेगा। वो सपना आपको पूरा करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आप अपने सपने के लिए जितनी मेहनत करें वो आप पर डिपेंड करता है। रश्मि, जैसे आपने बताया कि बचपन से ही सपना था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए, चैलेंजेस आपको काफ़ी पसंद थे, लेकिन जब इंजीनियरिंग के दौरान ही आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी या फिर जो आपने 1.5 साल का टाइम बताया उसमें ही आपने स्क्रैच से तैयारी शुरू की? जी, पीपीएससी के लिए मैंने तैयारी 2018 से ही शुरू की, स्क्रैच से। और उससे पहले मैं इंजीनियरिंग पे ही फोकस कर रही थी। ड्यूरिंग इंजीनियरिंग एज सच मैंने सिविल सर्विसेज के लिए कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की। रश्मि, 2018 से आपने स्क्रैच से तैयारी शुरू की और पहले अटेम्प्ट में यू सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एसडीएम। तो अब बहुत सारे उन लोगों की प्रेरणा है जो लेट से भी डिसाइड करते हैं या स्क्रैच से तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या होना है जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि बीपीएससी एग्जामिनेशन की तरफ आना है? अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको बीपीएससी एग्जाम देना है, तो सबसे पहले आप मेंटली प्रिपेयर रहिए किसी भी चैलेंज के लिए कि करना है एनी हाउ, तो आपको करना ही है। उसके बाद जो सबसे पहली आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप सिलेबस का पता करें, एग्जाम पैटर्न से अवेयर हो जाएं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, और फिर उसके बाद डिसाइड करें। और इन द मीनवाइल आपको ऑप्शनल भी अपना देखना है। तो अगर आप वर्किंग है या आपके पास टाइम कम है, तो आपको ऑप्शनल भी बहुत स्ट्रैटेजिकली चूज करना है कि जिसको आप कर पाए टाइमली। तो ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक बार सिलेबस देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, ऑप्शनल डिसाइड कर लेते हैं, तो उसके बाद आप प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी चाहिए। ये पहले आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, सारी बैकग्राउंड वर्क कर लेना चाहिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले।
रश्मि, कई बार ऐसे एस्पिरेंट्स के बिहाफ पे मैं पूछती हूँ, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जब वो रेफर करते तो उनको एक डर सा होता है, एक हेजिटेशन होती है कि व्हाट इफ मुझे नहीं आएगा, शायद मेरा जो मोरल है वो डाउन हो जाए, वो डिमोटिवेट हो जाए। तो ये सब धारणा जो लोग पाल के रखते हैं अपने मन में, वो कितनी गलत है? देखिए, कोई भी चीज हम प्रिपेयर करने जाते हैं तो डर तो लगता है, दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। आप अपना बेस्ट ही दे सकते हैं। जो ओनली थिंग विच वी हैव इन आवर हैंड इज टू गिव आवर बेस्ट। तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और क्वेश्चंस कुछ ही रिपीट होते हैं, सारे तो होते नहीं है, और करंट अफेयर्स तो रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं। तो इससे डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्वेश्चंस देख के। इनफैक्ट आप तब एग्जाम में थोड़े ना बैठे हैं कि आप डर रहे हैं, आपको बल्कि आप तो अकस्टम्ड हो रहे हैं क्वेश्चन से, तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि जो डर एग्जाम में डायरेक्टली आप फेस कर सकते थे उसको एज अ मॉक लीजिए आप। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। रश्मि, कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं पहले मैं स्टैटिक पोर्शन पूरा कवर कर लेता हूँ एंड देन दे मूव टू द करंट अफेयर्स डायनेमिक पोर्शन, क्योंकि उनको बेस बनाना पड़ता है। अब साथ ही साथ स्टैटिक और डायनेमिक चलना इम्पोर्टेंट है, या फिर पहले स्टैटिक कवर कर लें? आपके केस में आपने क्या किया? देखिए, ये स्ट्रैटेजी तो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगी। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता सकती हूँ कि अगर आपने 10 से 12 तक की पढ़ाई अच्छे से की है स्कूल में, तो बहुत ज्यादा बेस की दिक्कत नहीं आएगी आपको, पहली बात। और मैंने स्टार्ट करंट अफेयर्स से किया था। इनफैक्ट मैंने अपनी बीपीएससी की तैयारी स्टडी IQ के करंट अफेयर्स से ही स्टार्ट की थी। दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीपीएससी। बिकॉज सबसे पहला स्टेज हमारा प्रिलिमिनरी स्टेज होता है, जिसमें कि काफी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं। आजकल ट्रेंड करंट अफेयर्स का ही है। स्टैटिक पोर्शन काफी कम हो गया प्रिलिमिनरी में। तो इसलिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उनको रेगुलर नहीं करेंगे तो वो भी स्टैटिक की तरह ही हो जाएगा, एक तरीके से बर्डन हो जाएगा। तो आई पर्सनली फील कि आपको पैरेलली ही प्रिपेयर करना चाहिए। स्टैटिक आप कीजिए, बट करंट अफेयर्स को भी आपको थोड़ा टाइम रेगुलरली देना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। आप लास्ट मोमेंट पे जाके करंट अफेयर्स नहीं कर सकते। अगर उन स्टूडेंट्स की बात करें जिन्हें लगता है कि उनका बेस नहीं क्लियर है, वो करंट अफेयर्स कैसे पढ़े? पहले स्टैटिक पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन है? तो वो पहले अपना स्टैटिक पोर्शन थोड़ा पढ़ सकते हैं, बट जो डेली न्यूज़पेपर है उसके लिए तो आई डोंट थिंक कोई बेस चाहिए। या जो डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है हमारे पॉलिटिक्स में या साइंस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो न्यूज़पेपर से आप अपडेटेड रह सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा बेस नहीं चाहिए आपको। बहुत ज्यादा बेस की जरूरत आपको मेंस में होगी, जब आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नॉर्मल रेगुलर करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं। रश्मि, एक एस्पिरेंट जब ये बड़े से एग्जामिनेशन की बहुत ही रिगरस तैयारी करते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, क्या आपके मन में भी वो डाउट्स थे? और अभी आप अगर क्लियर हो गया है तो आप उन डाउट्स के बारे में क्या सोचती हैं? जी, डेफिनेटली। एज अ स्टूडेंट जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना, तो बहुत सारे डाउट्स थे मेरे मन में। सबसे पहला डाउट कि ऑप्शनल क्या लूँ, जॉब के साथ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ से करूँ, स्टैटिक के क्वेश्चंस कहाँ से करूँ। तो ये सारे डाउट्स आते हैं। तो अब बेटर है कि इसके लिए मैंने कुछ जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनके वीडियोस देखे, उनसे टिप्स लिए। उसके बाद एक दो जो पर्सनली सेलेक्टेड एसडीएम्स थे प्रीवियस एग्जाम से, मैंने उनसे पर्सनली बात की, उनसे भी गाइडेंस ली। अमित सर है एसडीएम, उन्होंने मुझे गाइड किया काफी, और मेरे फ्रेंड्स ने भी काफी गाइड किया। तो अगर आप सही गाइडेंस लें और प्रॉपर रेगुलर फॉलो करते रहे चीजें, तो इतना मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस पूरे प्रिपरेशन का। कैसे न्यूज़पेपर को अप्रोच करना है, सिलेबस से मैच अप करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना है? देखिए, न्यूज़पेपर, क्योंकि मैं वर्किंग थी, तो टू बी वेरी फ्रैंक एंड सच बताऊं तो मैंने रेगुलरली न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ पाती थी। मैंने इंटरव्यू से 2-3 महीने पहले ही रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था। उससे पहले करंट अफेयर्स के लिए आई यूज्ड टू ब्लाइंडली रिलाई ऑन स्टडी IQ वीडियोस ओनली। मैंने डेली न्यूज़पेपर नहीं किया, बट यस, अगर आपके पास टाइम है, जिन कैंडिडेट्स के पास जो काम नहीं कर रहे या टाइम निकाल सकते हैं, तो न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। अ, रश्मि, हम आपके एक्सपीरियंस की बात करेंगे। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी, तो शायद ये बहुत सारे लोगों के लिए ये सेंस ऑफ रिलीफ होगा। आप कैसे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करती थी सिस्टमैटिकली? सिस्टमैटिकली पर्सनली तो मैं तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मैं करंट अफेयर्स फॉलो करती थी। उसके बाद स्टडी IQ पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे छोटे वीडियोस आते हैं 10-15 मिनट के। वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, क्रिस्प होते हैं काफी ज्यादा। तो उससे मैं करंट अफेयर्स काफी हद तक कवर कर लेती थी। जैसे वैक्सीन की डिस्कवरी हो गई, या फिर कोई भी नया इवेंट हो रहा है, तो उस पे सेम डे और द नेक्स्ट डे स्टडी IQ का डेफिनेटली एक वीडियो आता है, जो कि सब कुछ उसका हिस्ट्री, बैकग्राउंड, फ्यूचर सब कवर करता है। तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। इनफैक्ट मैंने काफी की नोट्स वगैरह उससे प्रिपेयर किया, और मुझे मेंस में भी आंसर राइटिंग में वो पॉइंट्स काफी हेल्पफुल लगे।
तो उससे मैं कवर कर लेती थी न्यूज़पेपर वाला पोर्शन। बट इंटरव्यू से पहले न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, एंड अगर आपके पास टाइम है तो न्यूज़पेपर इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी कैंडिडेट। प्रीलिम्स के लिए कुछ की पॉइंट्स? प्रीलिम्स के लिए की पॉइंट ये रहेगा कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद आप करंट अफेयर्स के रेगुलर टॉपिक्स रिवाइज कीजिए क्वेश्चंस के फॉर्म में, जैसे कि स्टडी आईक्यू में हम देखते हैं हर वीडियोस के बाद क्वेश्चंस के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में गौरव सर क्वेश्चंस कराते थे। दैट इज वेरी हेल्पफुल। कई बार एज इट इज क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो कभी मिस नहीं होंगे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, बी इट बीपीएससी, बैंकिंग और एनी एग्जाम। वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टडी आईक्यू पे 6 मंथ्स के कंसोलिडेटेड, मंथली कंसोलिडेटेड भी आते हैं। तो मैं जनरली जब ऑफिस जाती थी मेट्रो से, तो मैं उसी को कभी डबल स्पीड पे, कभी 1.5, आपकी जितने बार आप रिवाइज करें वो क्वेश्चंस में रेगुलरली करती रहती थी। मंथली 6 मंथ्स वाले रिवाइज करती रहती थी काफी ज्यादा, तो उससे बहुत हेल्प मिली मुझे प्रीलिम्स में। एमसीक्यू अप्रोच रहता था। स्पीड और एक्यूरेसी में किस तरीके से बैलेंस लाएं? स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपकी राइटिंग विजिबल हो और आप समझ जाए एग्जामिनर को, और स्पीड जरूरी है डेफिनेटली, बिकॉज अगर आप स्पीड नहीं रखेंगे मेंटेन तो आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और पेपर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे लिख के मॉक टेस्ट। तो इसलिए आपको 3 घंटे का या 2 घंटे का, जितने भी देर का आपका पेपर है, आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए मेंस के, और प्रैक्टिस करनी चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस की क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? मेंस के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थी कि आजकल मेंस में भी हम देख रहे हैं कि स्टैटिक जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्स आते हैं, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स। सिर्फ स्टैटिक क्वेश्चंस आजकल कम आने लगे एग्जाम्स में, तो उसके लिए भी आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल रेडी होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। और जो कुछ टॉपिक्स जो कि हॉट टॉपिक्स हैं, जैसे कि वैक्सीन हो गया आपका, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, इस पे कुछ ना कुछ डेली मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है रेगुलर अपडेट। तो उस पे भी मैं स्टडी आईक्यू के वीडियोस ही देखती थी, तो वो काफी हेल्पफुल रहते थे मेरे लिए। तो उसमें मैं नोट्स बना के, पॉइंट्स बना के लिख लेती थी अपने पर्सनल नोट्स, और फिर उनको यूज करती थी मेंस एग्जाम में। रश्मि, we are very glad and we could very well record कि आपकी प्रिपरेशन में स्टडी आईक्यू हैज़ बीन एक्सट्रीमली इंटीग्रल पार्ट, और ये सुन के हमें भी बहुत खुशी हो रही कि हमारी एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट ने इतने बड़ी एग्जामिनेशन को क्लियर किया है विद 84th रैंक। रश्मि, अगर मैं आपको आपके प्रिपरेशन डेज में लेकर जाऊँ, कैसे आप अपना एक स्केड्यूल प्लान करती थी? जैसे मंडे टू फ्राइडे तो मेरा वर्किंग ही रहता था ऑफिस, तो मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 ऑफिस रहता था, और मैं तब फरीदाबाद में थी व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन। तो मुझे ऑफिस जाने में 2 घंटे लगते थे, और आने में भी 2 घंटे लगते थे। तो वो 4 आवर्स में मेट्रो में यूज करती थी वीडियोस देखने के लिए स्टडी आईक्यू के, और उससे फिर मैं अपने छोटे छोटे टॉपिक सारे प्रिपेयर कर लेती थी साइमल्टेनियसली। एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती थी फास्ट फॉरवर्ड पे करके। वो 4 आवर्स तो डेली मेरे होते ही थे प्रिपरेशन के विद वीडियोस, और उसके बाद घर आके फिर मैं 1-2 आंसर्स लिख के 2-3 आवर्स स्टडी कर लेती थी। तो मैक्सिमम इन अ डे 6-7 आवर्स ही कर पाती थी मैं। अब 1.5 साल की आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी रही है, कैसे अलग अलग मॉड्यूल्स में आपने अपनी प्रिपरेशन को अलग अलग मंथ्स के साथ बांटा? मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न वाइज की, इंटीग्रेटेड तो की ही, पर जब प्रीलिम्स की बारी थी तो मैंने सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस किया, और कंटिन्यूअसली 1.5 मंथ बिफोर प्रीलिम्स मैंने सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस की, स्टैटिक से भी और स्टडी आईक्यू के भी, करंट अफेयर्स के वीडियोस देखे सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। तो वो दैट वाज सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने सिर्फ इतना ही किया। उसके बाद मेंस के लिए मैंने कोचिंग में आंसर राइटिंग ज्वाइन कर ली, वहाँ पे मैं वीकेंड्स पे आंसर राइटिंग करने जाती थी, उससे मुझे काफी हेल्प मिली। और इंटरव्यू के लिए भी मैंने स्टडी आईक्यू के वीडियोस देखे जो करंट अफेयर्स पे, क्योंकि आजकल इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाता है उससे रिलेटेड, तो उससे मुझे स्टडी आईक्यू से हेल्प मिली। और मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की एक मॉक इंटरव्यू के लिए, तो उससे भी मुझे काफी हेल्प मिला। तो बेसिकली लेयर बाय लेयर मैंने प्रिपेयर किया, एक साथ प्रीलिम्स पे फोकस किया, फिर मेंस के लिए मेंस पे, और उसके बाद इंटरव्यू में सिर्फ ओनली इंटरव्यू रिलेटेड ही प्रिपरेशन की। जब मेंस में आंसर लिखते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वो पैटर्न सेम रहता है, लेकिन किस तरीके से एक एज लाएं अपने आंसर्स में? आंसर्स लिखने में मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो कि 2-3 तरीके के पेन यूज करते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई पर्सनली फील कि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, तो ये आपका टाइम ही ऑक्यूपाई करता है। तो रादर देन डेकोरेटिंग योर आंसर्स, हमारा फोकस आंसर की क्वालिटी पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको कोई भी अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो हमें उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसका एक बैकग्राउंड देना चाहिए 2-3 लाइनों में अगर पॉसिबल हो तो। फिर जो भी उसकी बॉडी है उसको पॉइंट्स में लिखना चाहिए। मैं पर्सनली पॉइंट्स में लिखती हूँ, क्योंकि आंसर्स लंबे होते हैं। अगर आप पैराग्राफ लिखेंगे तो मे बी एग्जामिनर उतना ना पढ़ पाए, क्योंकि उन्हें बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है। तो आप अपने आंसर्स पॉइंट्स में लिखे, कुछ हाईलाइट करना है तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। मैंने पर्सनली यही किया था। और अगर आप कंक्लूड कर रहे हैं तो कोई भी आंसर ऑन अ पॉजिटिव नोट, ऑप्टिमिस्टिक होकर कंक्लूड कीजिए, एक सोल्यूशन देते हुए,
कोई भी आंसर को कंक्लूड करना चाहिए हमें, क्योंकि बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दें। रश्मि, जैसे आपने भी बताया और बहुत सारे टॉपर्स भी यही बताते हैं, लेकिन किस तरीके से एक एज लेकर आए अपने आंसर में? मोस्ट ऑफ देम सोर्सेस सेम रहते हैं, जो भी आंसर्स का पैटर्न है वो सेम रहता है, एक डिफरेंट अपने आंसर्स में कैसे ले आए? अगर आपको आंसर्स अपने डिफरेंट करने हैं तो उसमें बहुत जरूरी है कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं 2-3 या फिर आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड हैं, तो उसमें जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है आपका या जो भी फ्यूचर स्कोप्स हैं, अगर आप उसमें वो लिखें तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा। अगर आप उसमें करंट जो भी चल रहा है वो आप मेंशन कर रहे हैं एग्जाम्स में और क्या उसका स्कोप है और अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दें पॉइंट्स, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। रादर देन कुछ तो आपको एक सेट ऑफ पॉइंट्स हमेशा मिल ही जाते हैं सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो उसके अलावा अगर आप अपना कुछ पॉइंट ऐड करेंगे, अपना सॉल्यूशन देंगे कुछ, तो वो आपके आंसर्स को हेल्प करेगा डेफिनेटली। अब प्रिपरेशन के कौन से स्टेज में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए? मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद की थी। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद नहीं, जब मैं प्रीलिम्स देख के आई तो फिर मैंने आंसर की से मैच किया, तो जो भी प्रिडिक्शंस थी उससे ज्यादा मेरे मार्क्स आ रहे थे, तो मैंने उसी दिन से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। प्रीलिम्स के नेक्स्ट डे से या आफ्टर आंसर की मैचिंग मैंने शुरू कर दिया था मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। रश्मि, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। थैंकफुली मेरे से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सब जॉब रिलेटेड थे, मेरी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड थे, प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड थे और कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। तो वो सब मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी थी विद हेल्प ऑफ कोचिंग्स एंड स्टडी आईक्यू वीडियोस। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। क्या कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए थे? सिचुएशनल क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछे गए थे। अगर आप एक दो क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकें कि किस तरीके से आपसे पूछा गया और आपको ने उसे टैकल किया। जी बिल्कुल। मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जो गवर्नमेंट है आजकल एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन बहुत जोर से हो रहा है, हर साल कुछ ना कुछ एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज हो जाते हैं। करंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 125 एयरपोर्ट्स हैं। तो मेरे से इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जो एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कर रही है वो सही है या गलत है? तो इस पे मैंने जवाब दिया कि गवर्नमेंट सही है गलत है, गवर्नमेंट तो कुछ भी अगर डिसाइड करती है तो वो एक पैनल सेटअप करती है, उस पर स्टडी रिसर्च करने के बाद ही कोई डिसीजन लेती है। तो स्ट्रेट अवे हमें इंटरव्यूअर के सामने गवर्नमेंट को तो गलत नहीं बोलना, दैट विल गिव अ नेगेटिव इंप्रेशन। तो आपको ये मैंने ये बोला कि गवर्नमेंट इसलिए प्राइवेटाइज कर रही है बिकॉज गवर्नमेंट पर्सनली फील्स कि उससे एयरपोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पैसेंजर को बेटर सर्विस मिलेगी एट अ चीपर रेट। इसी थॉट प्रोसेस के साथ प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। फिर मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एयरपोर्ट अथॉरिटी वो इफिशिएंट नहीं है। तो अब इसमें आपको ये भी नहीं बोलना कि इफिशिएंट नहीं है। तो फिर मैंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, एयरपोर्ट अथॉरिटी डेफिनेटली बहुत इफिशिएंट है, बट स्टिल गवर्नमेंट को लगता है कि उससे और बेटर हो जाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है। उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है हर चीज के। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन टैकल करना पड़ेगा। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के भी बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के एक्शंस को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना है एंड यू हैव टू शो हाउ मच पॉजिटिव यू आर। कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, रश्मि, राइट? राइट, डेफिनेटली। रश्मि, ऑल्दो आपने कई बार ये मेंशन किया है कि स्टडी आईक्यू कितना इंटीग्रल आपकी प्रिपरेशन में रहा है, बट एक बार फिर मैं ये पूछना चाहूंगी कि स्टडी आईक्यू कैसे आपकी प्रिपरेशन में साथ रहा? जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी बीपीएससी की तो इनिशियली जैसे कि सभी बच्चों को डर लगता है, मुझे भी डर लग रहा था प्रीलिम्स को लेके, क्योंकि सबसे पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स का, जिसमें कि आजकल बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है अलॉन्ग विद स्टैटिक। तो फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे रेकमेंड किया कि आप स्टडी आईक्यू के वीडियोस देखो, उसमें वो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स प्रिपेयर कराते हैं 10-15 मिनट के वीडियोस में। उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स कराते हैं विद डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, और एमसीक्यूज भी रहते हैं एट द एंड ऑफ वीडियोस। तो मैंने उससे स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन। एक दो वीडियोस देखे, मेरे को बहुत ही कंफर्टेबल और काफी फ्रेंडली लगा इनका पढ़ाने का तरीका। और जैसे गौरव सर हर वीडियो के स्टार्टिंग में प्रीवियस डे का रिवीजन भी कराते थे, कुछ क्वेश्चंस भी पूछते थे, तो उससे मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गई एमसीक्यू फॉर्मेट में भी, और करंट अफेयर्स पे भी धीरे धीरे मेरा कमांड आने लग गया। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो मेरा स्टेपिंग स्टोन ही स्टडी आईक्यू था प्रिपेयर करने के लिए। तो इसका बहुत ही इंटीग्रल रोल रहा, स्पेशली इन प्रीलिम्स। और आफ्टर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स ही मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और गेन हुआ। फिर मैंने मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन बूस्टअप करी। और हर सभी फेज में भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, सभी में मेरे स्टडी आईक्यू के वीडियोस से मुझे सच में बहुत ज्यादा हेल्प मिली। क्योंकि आपके वीडियोस एक तो बहुत छोटे होते हैं, 10-15 मिनट के होते हैं,
और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स कंसोलिडेटेड होते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती। स्टडी आईक्यू की टीम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड वर्क करके, एफर्ट लेके और इमीडिएटली कोई भी नया करंट अफेयर्स का टॉपिक आता है, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मुझे ही नहीं, सभी को, जो भी बैंकिंग वगैरह किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए आई फाइंड स्टडी आईक्यू वेरी हेल्पफुल, स्पेशली गौरव सर's वीडियो। Thank you so much. It's an absolute pleasure कि we have such amazing students with us. रश्मि, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या थी? मैं बताया कि मैं रेगुलर स्टडी आईक्यू के वीडियोस तो देखती थी प्रीलिम्स के लिए, और रिवीजन के लिए मैं क्या करती थी, वही वीडियोस 1.5-2 की स्पीड से देखती थी, और बिफोर आंसर आई यूज्ड टू आंसर माय सेल्फ। और बस यही मेरा स्ट्रैटेजी था कि जो भी 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स, पिछले 1.5 मंथ ईयर का जो भी करंट अफेयर है, उनको आप बार-बार रिवाइज करें, बार-बार एमसीक्यूज के फॉर्म में प्रैक्टिस करें। रिवीजन का स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स में तो यही था मेरा कि जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप कर सकें अलग-अलग सोर्सेस से। कुछ फाइनल टिप्स, सजेशन सभी को जो बीपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यस, सबसे पहला स्टेज होता है हमारा प्रीलिम्स, तो मैं सभी बच्चों को यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू से डेफिनेटली जुड़े, और प्रीलिम्स में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और मेंस और इंटरव्यू के लिए भी आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा यहाँ पे वीडियोस के फॉर्म में। और मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ स्टडी आईक्यू के लिए, और आपको भी इसका यूज करना चाहिए, स्पेशली जो लोग वर्किंग है, जिनके पास टाइम कम है, तो ट्रैवलिंग टाइम पे वीडियोस देखना बहुत आसान है। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, नेट है, तो वीडियोस के फॉर्म में आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि ऑडियो और वीडियो का इम्पैक्ट ज्यादा होता है माइंड पे, तो इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन। तो आप काफी अच्छे से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और स्टार्ट करने के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद। थैंक यू सो मच रश्मि फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपने अपनी प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ हम सभी के साथ शेयर किया, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।